26 मार्च सन 2023 को कंडक्ट किया गया राजस्थान सेट में पूछे गए उर्दू के सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। ये सवालात उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपी टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, तेलंगाना के जूनियर लेक्चरर और बिहार के स्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। पहला सवाल इसमें ये दिया गया है कि उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है। तो उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आर्याई ज़बानों के ख़ानदान से है। अगले सवाल में जदीद हिंद आर्याई की गिरोहबंदी में इख्तिलाफ़ है, लेकिन माहिर लसानियात ने इसको इस तरह से रखा है। अब यहाँ पे 5 स्टेटमेंट हैं। मशरक़ी बोलियाँ मागधी, बिहारी, बंगाली, आसामी, उड़िया, जनूबी महाराष्ट्री और मराठी, और मध्य जो ज़बानें हैं वो हैं शौर, सैनी, मगरबी, राजस्थानी, गुजराती, और मध्य पूर्वी, अर्ध मागधी और मशरक़ी। ये 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 4 और 5। जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। दुआबे गंगो जमन के दरमियानी इलाके में बोली जाती थी। जो मथुरा का इलाका था उसको दुआबे गंगो जमन कहते हैं। तो इसमें शौर सैनी बोली जाती थी। हिंद आर्याई ज़बानों की तारीफ़ को 3 कौन से अदवार में तकसीम किया गया है। तो जो हिंद आर्याई ज़बान है इसको 3 दौर में तकसीम किया गया है। पहला जो दौर है वो अहद कदीम या फिर कदीम हिंद आर्याई ज़माना है, जो कि 1500 BC यानी 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक का ज़माना है। दूसरा है अहद वुस्ता, जो कि 500 कब्ल मसीह से 600 ईस्वी तक है। और तीसरा जो दौर है वो जदीद हिंद आर्याई दौर है, जो 1000 ईस्वी से आज तक का ज़माना है। तो ये जो तीनों यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। उर्दू कवायद की पहली किताब कौन सी है जो फ़ारसी ज़बान में है। तो उर्दू कवायद की पहली किताब दरियाए लताफ़त है। इंशाअल्लाह खान शाह ने लिखा था। इनकी मशहूर दास्तान रानी केतकी की कहानी भी आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें सिर्फ़ हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, विदेशी अल्फाज उसमें इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। इनकी एक किताब है सिल्के गौहर, जो कि बिना नुक्ता की किताब है, ये भी आप लोग जानते होंगे। अगला सवाल कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है ये उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है। इसको कहते हैं 12 प्यारियों का आशिक। इसने फरमाइश की थी मुल्ला वजी से मसनवी कुतुब मुश्तरे लिखने के लिए। इसने उर्दू और फ़ारसी के अलावा तेलुगु ज़बान में भी शायरी की। बहुत सारे इन्होंने तखल्लुस अख्तियार किए। जमील जालबी के मुताबिक 17 तखल्लुस इनके थे। मानी, कुतुब शाह और तर्कुमान वगैरह जो इनमें मशहूर हैं। पंजाब में उर्दू ये किसकी तसनीफ़ है। तो पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी की तसनीफ़ है, जिसमें इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उर्दू की पैदाइश सरज़मीन पंजाब में हुई। अगला सवाल ये रहा, हिंदुस्तानी बोलियों में तसव्वुफ़ व मोहब्बत के पैगाम किसने सुनाए थे। तो सूफ़ियों ने सुनाए थे तसव्वुफ़ और मोहब्बत के पैगाम। उर्दू की लिसानी इनफरादियत इसी पहलू से नुमायाँ है कि ये एक डैश है। तो देखो उर्दू की लिसानी इनफरादियत इसीलिए क्योंकि उर्दू ऐसी ज़बान है जिसमें मखलूत अल्फाज हैं, मिले जुले अल्फाज हैं, हिंदी के, संस्कृत के, अरबी फ़ारसी के अल्फाज इसमें मिले हुए हैं। और ये एक जमहूरी ज़बान है, सबके लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 11वीं सदी में सैयद शाह मीर ने एक मजहबी किताब दक्कनी ज़बान में लिखी थी। किस नाम से लिखी थी। तो सैयद शाह मीर ने असरारुत तौहीद लिखी थी, जो कि दक्कनी ज़बान में थी और ये एक मजहबी किताब थी। मुल्ला वजी की तसनीफ़ इनमें से कौन सी है। सबरस है, ठीक है। 1045 हिजरी ब मुताबिक 1635 ईस्वी में इन्होंने अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी। 4
कुतुब शाही दौर के 4 बादशाहों का ज़माना इन्होंने देखा था और इन्होंने ही कुतुब मुश्तरी लिखी थी। कुतुब मुश्तरी किसकी फरमाइश पे? कुली कुतुब शाह की, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की। ठीक है, चूँकि तसनीफ़ पूछा है, मसनवी नहीं पूछा है, इसलिए यहाँ पे सबरस हमारा सही जवाब होगा। सबरस एक तमसीली दास्तान है, इसको उर्दू की पहली दास्तान होने का शरफ़ हासिल है। ऐसी नज़्म जो वज़न के तकाज़ों को पूरा करती हो लेकिन रदीफ़ काफ़ियों से आज़ाद हो, तो उसे हम कहेंगे नज़्म मुअर्रा या फिर गैर मुकफ़ा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आपका दोस्त कहाँ से आया है? इस जुमले में जो दोस्त है ये क्या है? तो दोस्त जो है ये ख़बर है। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए भी खबर का है, डी भी खबर का है, तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में डी माना गया है जवाब। इस पे आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आज स्कूल पैदल जाऊंगा। तो कलमा के एतबार से जो ये मैं है ना, कौन से किस्म है? तो ये ज़मीर मुतकल्लिम है और ये वाहिद मुज़क्कर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 65 में यहाँ पे एक कहावत है। कहावत कुछ इस तरह से कि खिदमत से अज़मत है, तो यहाँ पे अज़मत भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। एक शेर है, किसका है पूछा जा रहा है। सजन तुम मुखसती खोलो निकाब आहिस्ता आहिस्ता, कि जूं गुल से निकलता है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो शेर है किसका है? वालिद अकनी का है। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली ये कौल किसका है? मशहूर ज़माना सवाल है, उर्दू के हर इम्तिहान में ये पूछा जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में लिखा कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली। तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। अच्छा, मीर अमन का लिसानिया से मुतालिक कौल आप लोग जानते हैं। इन्होंने कहा कि उर्दू अकबर के ज़माने में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में उरूज पाया। महमूद शिरानी उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये कह रहे हैं। कुतुब मुश्तरी मसनवी में मुश्तरी डैश नाम से मशहूर हुई। तो ये जो भागमती है, भागमती का नाम मुश्तरी था, रखा गया था, बाद में इसको हैदर मल का खिताब दिया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, तो कुतुब मुश्तरी मसनवी में भागमती मुश्तरी के नाम से मशहूर हुई, ऐसे सवाल होना चाहिए था। बहरहाल भागमती यहाँ पे सही जवाब है। सवाब लफ्ज़ का दुरुस्त माना दुरुस्त होगा। ठीक है, और जौहर की जमउल जमा क्या होगी? देखो, जौहर की जमा नहीं पूछा है, जमउल जमा पूछा है। अगर जमा पूछता तो जवाहिर हम बता देते, लेकिन जमउल जमा पूछा है तो जवाहिरात होगी। इमदाद इमाम असर की कसीदा नगारी के मुतालिक क्या ख़याल रखते हैं? इमदाद इमाम असर सौदा की कसीदा नगारी के मुतालिक क्या ख्याल रखते हैं? तो इमदाद इमाम असर का मशहूर ज़माना कौल है, अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना भी फजूल होता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इमदाद इमाम असर का है। कसीदे सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा था? मुसहफ़ी ने कहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। सकर का मुतज़ाद हज़र होगा। लफ्ज़ मरसिया लफ्ज़ रिसा से बना है। मरसिया लफ्ज़ रिसा से बना, जिसके माने हैं रोना के, गिरिया करना के। उर्दू के पहले मरसिया निगर अशरफ बयाबानी को माना जाता है, जिन्होंने मसनवी नौसरहार लिखी, जिसका मौजू वाक़यात करबला था। शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार किसको माना जाता है? रोशन अली को माना जाता है, जिन्होंने आशूर नामा लिखी थी। मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी मीर ज़मीर ने मुतय्यन किए थे। मरसिया को मुसद्दस की हैयत अता की थी सौदा ने। मरसिया को मिराज तक पहुँचाया मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का मशहूर हिजविया कसीदा कौन सा है? देखो, सौदा के बहुत सारे कसीदे हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि इनके 43 कसीदे हैं। शेख चाँद की तहकीक के मुताबिक इनके 54 कसीदे हैं। ठीक है, इनका मशहूर जो हिजविया कसीदा है, जो कि घोड़े की हिजव में इन्होंने लिखी थी, उसका नाम है तज़हीके रोज़गार। इनका मशहूर लामिया कसीदा बाबुल जन्नत है, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शान में लिखा गया था। कोहे पैकर, रज़मिया बहार, सुबह सादिक, ये सब सौदा के मशहूर कारनामे हैं। ठीक है,
हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। ये कसीदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात में इन्होंने लिखा था। ठीक है, इसमें 2 मतले और 48 अशार हैं, 14 के ही हैं। कसीदे का आखिरी जुज़ क्या होता है? देखो, कसीदे का पहला जुज़ तशबीब होता है, फिर होता है गुरेज, उसके बाद होता है मदह, उसके बाद दुआ और मुद्दुआ होता है। तो यहाँ पे मुद्दुआ कसीदे का आखिरी जुज़ हो गया। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि इब्राहिम ज़ौक़ को, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, इनको खाकानी हिंद का खिताब मिला था, किसने दिया था? तो अकबर शाह सानी ने दिया था। इब्राहिम ज़ौक़ को अकबर शाह सानी ने कौन सा खिताब दिया? खाकानी हिंद का खिताब दिया था। और ये मलिकुश शोरा थे, किसके? बहादुर शाह ज़फ़र के। बहादुर शाह ज़फ़र एक बार बीमार हुए और जब बीमारी से उनको सेहतयाबी मिली तो बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में ज़ौक़ ने कसीदा कहा था, जिसका मतलब है ज़हे नशात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर नगमा जाए शरीर। ठीक है, तो ये ज़ौक़ का मशहूर ज़माना कसीदा है। ज़ौक़ को आज़ाद ने उर्दू नज़्म का ख़ातम कहा है, ये याद रखिएगा। चलो, इनको एक दक्कन के महाराजा थे चंदूलाल शादा, उन्होंने हैदराबाद बुलाया था, मशहूर थे ना उस समय, तो ये नहीं गए। जवाब में इन्होंने क्या कहा? गर चाहे मुल्के दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। ठीक है, चलो, फूलबन ये किसकी तसनीफ़ है? तो फूलबन ये मसनवी है। किसकी मसनवी है? तो ये जो मसनवी है ये इब्ने निशाती की है। ठीक है, इब्ने निशाती की ये मसनवी कब लिखी गई थी? तो ये 1655 ईस्वी ब मुताबिक 1066 हिजरी में लिखी गई थी। एक इश्किया मसनवी है, इसमें टोटल जो अशार हैं वो 1744 हैं। बसातीनुल इंस का ये तर्जुमा है। ठीक है, बसातीनुल इंस का ये तर्जुमा है। और इसमें 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं। और सैयद अहमद खां हुनर ने फूलबन के जवाब में एक मसनवी लिखी थी, उसका नाम था नया दर्पण। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। शेरुल बयान ये भी मसनवी है, ये किस सन में तसनीफ़ की गई? किसकी मसनवी है पहले ये बताओ। तो जो शेरुल बयान है मीर हसन की मसनवी है। उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल और मशहूर मसनवी शेरुल बयान है, जिसको बयान का जादू कहते हैं। 1784 में आसिफुद्दौला के ज़माने में ये लिखी गई थी। मसनवी शेरुल बयान जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर शेर अली के मुकदमे के साथ 1805 में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से भी छपी थी। इसको मुरत्तब किसने किया? रशीद हसन खान ने। मसनवी शेरुल बयान को इसमें बामुसम्मा कहा, किसने? मीर शेर अली अफसोस ने। यह भी सवाल पूछा जा चुका है कि कौन सी मसनवी इसमें बामुसम्मा है? तो शेरुल बयान है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। गुल बकावली की दास्तान किस दास्तान इश्क की एक तवील मसनवी है? तो ये जो गुल बकावली की दास्तान है, जिसका असल किस्सा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा था। ठीक है, बाद में मजहब इश्क के नाम से ये छपी थी। 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने इसको उर्दू में तर्जुमा किया था। और फिर 1838 में 1838-39 में पंडित दया शंकर नसीम ने
اس کو گلزار نسیم کے نام سے لکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اردو مثنوی کا ارتقاء کے مصنف کون ہیں؟ تو عبد القادر سروری اردو مثنوی کا ارتقاء کے مصنف ہیں۔ مثنوی بکٹ کہانی، دیکھو مثنوی جو بکٹ کہانی ہے یہ ایک 12 ماسہ ہے۔ اب 12 ماسہ کیا ہوتا ہے؟ 12 ماسہ ہندی کی ایک صنف ہے جس میں ایک برہمن ہندو عورت کیا کرتی ہے؟ ایک برہمن ہندو عورت اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے اور مختلف سال کے مختلف مہینوں میں وہ مختلف طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ اس کا جو پتی ہے، اس کا جو شوہر ہے وہ اس سے دور ہے تو اسی کی یاد میں وہ تڑپتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ بکٹ کہانی کی جو بنیادی زبان ہے وہ کھڑی بولی ہے، ٹھیک ہے، کھڑی بولی ہے بکٹ کہانی کی بنیادی زبان۔ بکٹ کہانی شمالی ہند کی پہلی باضابطہ مثنوی ہے، ٹھیک ہے۔ بکٹ کہانی میں کچھ لوگوں کے مطابق 325 اشعار ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 321 اشعار ہیں۔ بکٹ کہانی کو افضل جھنجھانوی نے تخلیق کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا صحیح سال تصنیف معلوم نہیں ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ کہ شیر کی آمد ہے کرن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ تو یہ جو شعر ہے یہ مرزا دبیر کی ایک مرثیہ کا پہلا مصرع ہے، پہلا 2 مصرع ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس میں صنعت استعارہ ہے، ٹھیک ہے، صنعت استعارہ۔ میر انیس کہاں پیدا ہوئے؟ تو فیض آباد میں پیدا ہوئے، انتقال ہوا ان کا لکھنؤ میں۔ ابتدائی تخلص حسین تھا، پھر اپنے استاد کے کہنے پہ انیس کر لیا۔ مرثیہ عارف کس نے لکھا اور کس کے لیے لکھا؟ تو مرثیہ عارف مرزا غالب نے لکھا تھا، چھوٹا سا 10 اشعار پہ مبنی یہ مرثیہ ہے۔ ان کے سالے کا بیٹا تھا جس کا نام تھا عارف، اس کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کی یاد میں انہوں نے لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ غزل کی حیت میں 10,000 پہ مشتمل یہ غالب کا شخصی مرثیہ ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کے بھائی کے بیٹے زین العابدین خان عارف کی موت پر لکھا تھا۔ تو امراؤ بیگم یہ مرزا غالب کی بیوی تھیں، تو ان کے بھتیجے کے لیے لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ یہ اس کا پہلا شعر ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 85 میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ کوشچن نمبر 85 میں ایک شعر ہے، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ تو یہ شعر کس کا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کا نہیں بلکہ میر تقی میر کا ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں۔ یہ جو قول ہے آل احمد سرور کا ہے۔ شعر مکمل کرنا ہے۔ میری گٹی میں پڑی ہے خوں کے حل اردو زباں، دوسرا مصرع ہوگا جو بھی میں کہتا گیا لفظ زباں بنتا گیا۔ یہ کس کا شعر ہے آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ یاس یگانہ چنگیزی، ٹھیک ہے، کا پہلا دیوان نستر یاس کے نام سے شائع ہوا، ٹھیک ہے۔ آیات وجدانی ان کا مشہور مجموعہ کلام ہے۔ یہ اپنے آپ کو مرزا نہیں غالب شکن یہ اپنے آپ کو کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ 20ویں صدی کے وسط میں جب ترقی ہند تحریک عروج پر تھی، ترقی پسند تحریک عروج پر تھی، تو اس وقت غزل گوئی کا خمیر روایتی اور کلاسیکی تغزل سے اٹھا۔ اہم رول کس کی غزلوں نے ادا کیا تھا؟ تو مجروح سلطان پوری کی غزلوں نے، ٹھیک ہے۔
اس شعر کا تعلق کس موضوع سے ہے؟ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کادے پہ لائی ہے صبا گنگا جل۔ تو یہ نعتیہ قصیدہ ہے، محسن کاکوری کا اس کا پہلا شعر ہے۔ اگلے سوال میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ نکات الشعراء یہ کیا ہے؟ تو یہ تذکرہ ہے، فارسی زبان میں لکھا، اردو کے 104 شاعروں کا تذکرہ ہے، 1751 میں میر تقی میر نے لکھا تھا۔ اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما ہے۔ خاقانی ہند کے خطاب سے ذوق کو نوازا گیا۔ کس نے یہ خطاب دیا تھا؟ تو اکبر ساسانی نے دیا تھا۔ اس سے متعلق پیچھے سوال آ بھی چکا ہے۔ روح کائنات، گل نغمہ، روپ، یہ سبھی شعری مجموعے کس کے ہیں؟ فراق گورکھپوری کے، جن کو اردو میں سب سے پہلے گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ راشد الخیری کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ مصور غم ہے راشد الخیری۔ اختر الایمان کی ان میں سے کون سی نظم نہیں ہے؟ تو دیکھو، ایک لڑکا کس کی ہے؟ اختر الایمان کی ہے۔ باز آمد جو کہ مونوٹیگ ہے، ٹھیک ہے، ممتاز ہے، یہ بھی اختر الایمان کی ہے۔ پگ ڈنڈی بھی اختر الایمان کی ہے، لیکن صبح امید یہ نہیں ہے۔ صبح امید کس کی ہے؟ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ چاند تاروں کا بن، مخدوم محی الدین کی یہ نظم ہے، چاند تاروں کا بن۔ نذیر اکبر آبادی 1740 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ جنگل کی شہزادی، کسان، یہ سبھی نظمیں، شکست زندان کا خواب، یہ سبھی نظمیں کس کی ہیں؟ جوش ملی آبادی کی، جن کو کہا جاتا ہے شاعر شباب اور شاعر انقلاب، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں عورتوں سے حسن و عشق کی باتیں کرنا۔ کوشچن نمبر 101 میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ چلو کوشچن نمبر 101۔ اقبال کے والد کا نام نور محمد تھا۔ تلاش حق کس کی آپ بیتی کا اردو ترجمہ ہے؟ تو مہاتما گاندھی کی خود نوشتہ ہے، مائی ایکسپیرینس ود ٹروتھ، ٹھیک ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تلاش حق کے نام سے۔ اردو کی جو پہلی خود نوشت ہے وہ کالا پانی، ٹھیک ہے، کالا پانی کے نام سے ہے، جعفر تھانیسری نے لکھی تھی۔ کوشچن نمبر 103۔ جدید غزل کو سمت اور رفتار کس نے بخشی؟ تو حسرت موہانی نے۔ شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ تو یہاں پہ جگنو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چھوٹا سا چاند ہے، تو یہاں پہ استعارہ ہو گیا۔ کسی کلام میں مشہور واقعہ یا کسی مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم صنعت تلمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارا آپشن نمبر ڈی صحیح ہوگا۔ اسماعیل میرٹھی کی وفات، یہ دیکھو یہ غلط دیا ہے آیوگ نے، ٹھیک ہے، یہ جو پیلا پیلا نشان ہے آیوگ کی طرف سے، یہاں پہ صنعت تلمی ہوگا۔ اسماعیل میرٹھی کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1 نومبر 1917 کو۔ کربل کتھا کس کی داستان ہے؟ فضل علی فضلی کی ہے۔ ملا واجد حسین کاشفی کی کتاب تھی روضۃ الشہداء، اس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا فضل علی فضلی نے۔ باغ و بہار کا جواب دینے کے ارادے سے رضا ولی بیگ سرور نے کون سی داستان لکھی تھی؟ فسانہ عجائب لکھی تھی، کانپور میں لکھی تھی۔ اس کی عبارت مکفّا اور مسجع ہے۔ شہزادہ جان عالم یہ کس داستان کا کردار ہے؟ فسانہ عجائب کا کردار ہے۔ زہر عشق وہ مثنوی ہے جو ما فوق الفطرت عناصر سے پاک ہے۔ اسی میں جو ہیروئن ہوتی ہے مہاجبی، وہ خودکشی کر لیتی ہے، اس میں ما فوق الفطرت عناصر نہیں ہے۔ مرزا شوق لکھنوی کی یہ مشہور مثنوی ہے۔ امانت لکھنوی اردو کے پہلے باقاعدہ ڈرامہ نگار، جن کا اصلی نام آغا حسن تھا۔
सबरस किसकी फरमाइश पे लिखी थी? मुल्ला बाजी ने अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पे सन 1635 बमुताबिक 1045 हिजरी में लिखी थी। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खाइंशाह की है। इसमें माँ फौकुल फितरत हस्तियाँ कौन सी हैं? तो गुरु महेंद्र और राजा इंदर, ये दोनों ऐसे किरदार हैं जो माँ फौकुल फितरत हैं। ठीक है, कुछ भी कर देते हैं। ड्रामा इंद्र सभा उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा है, 1852 में लिखा गया था। हबीब तनवीर का कौन सा ड्रामा सबसे ज़्यादा स्टेज पर पेश किया गया? तो आगरा बाज़ार है। ये 1952 में ये लिखा गया, 1954 में मेरे ख्याल से लिखा गया। ठीक है, पहली बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ये खेला गया। और ये जो मबनी है नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पे मबनी है। मोहम्मद हुसैन का कौन सा ड्रामा एक तमसील है? मोहम्मद हुसैन नहीं है जी। मोहम्मद हसन का कौन सा ड्रामा एक सियासी तमसील है, जिसमें 1975 के हंगामी हालात को ईरानी देवमाला के हवाले से बयान किया गया है? तो उसका नाम है ज़हाक। ड्रामा ज़हाक मोहम्मद हसन का है। खुद नविस सवाने उमरी कौन सी है? तो यादों की बारात, ये खुद नविस सवाने उमरी है जोशमली आबादी की। जबकि सवाने हयात है सादी की हयात जावेद हाली ने लिखी थी, हयात सादी हाली ने लिखी थी। हयात जावेद सर सैयद की हाली ने ये भी लिखी थी। यादगार गालिब भी हाली ने लिखी थी। मिंतज़र शेर किस नज़्म से लिया गया है? ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, फिर उस पे क़यामत है कि ये उड़ते हुए गाना। तो ये जो है नज़्म अल्लामा इकबाल की एक मकड़ा और मक्खी उससे माखूज है। सबा वीरा ये किसकी नज़्म है? नून मीम राशिद की है। खाके हिंद ये चकबस्त की है, पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त। अनारकली को स्टेज करने में क्या चीज़ माने है? तो तवील मुकालमे माने हैं अनारकली को स्टेज करने के लिए। शेरुल अजम का मौजू क्या है? तो उर्दू शायरी शेरुल अजम का मौजू नहीं है। ठीक है, शेरुल अजम का मौजू उर्दू शायरी नहीं है। ठीक है, फारसी शायरी है। ठीक है, शेरुल अजम जो है शिबली नुमानी की है ना, तो इसका मौजू उर्दू शायरी नहीं है। यहाँ पे गलत छपा है। ठीक है, गलत यहाँ पे जवाब दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 123 क्या मनकबत किसके लिए होता है? तो सहाबा के लिए जो होती है वो मनकबत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो होती है वो नात होती है। अल्लाह के लिए हम्द होती है। ड्रामों के मजमूए 7 खेल ये किसका है? बेदी का है। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर आगा हसन कश्मीरी को कहा जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में सिल्वर किंग ड्रामा और भी कई नामों से जाना जाता है। तो नेक परवीन, पाक दामन, अछूता दामन और जुर्म वफा, ये सभी नामों से जाना जाता है। ये ड्रामा है आगा हसन कश्मीरी का। गौतम नीलंबर किरदार आग के दरिया का है। उर्दू में नावल किस ज़बान से आया? देखो उर्दू में नावल आया है बरतानवी ज़बान से। ठीक है, उसको अंग्रेज़ी ज़बान भी कहते हैं लेकिन बरतानवी सही माना गया है। ठीक है, लेकिन ये जो नावल लफ्ज़ है ये अतालवी ज़बान का है। ठीक है, तो यहाँ पे बरतानवी हमारा सही जवाब होगा। मंटो कहाँ पैदा हुए? लुधियाना में। कृष्णचंद्र की तसनीफ़ अन्नदाता का मौजू है कहते बंगाल। ठीक है, उमराव जान अदा में नावल में किस इलाके की निशानदेही है? लखनऊ की। मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग किस किताब का किरदार है? तौबतुन नसूह जो नावल है डिप्टी नज़ीर अहमद का, उसका किरदार है मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग। इनमें से कौन मार्कसी नक्काद हैं? एहतशाम हुसैन है। मज़्ज़ा निगार कौन इनमें से? तो यहाँ पे जो पतरस बुखारी हैं ये मज़्ज़ा निगार हैं। सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, हॉस्टल में पढ़ना, ये सब साइकिल की सवार, ये सब इनके मज़ाहिया इंशाई हैं। काजी अब्दुल वदूद ये मुहक्किक की हैसियत से मशहूर हैं। अगले सवाल में मुकद्दमा शेर व शायरी का ताल्लुक़ किस तनकीद से है? तो जदीद तनकीद से। उर्दू की पहली तनकीदी किताब ये मानी जाती है। उर्दू शायरी का मंशूर इसको आले अहमद सुरूर ने करार दिया है। ज़ैल में से कौन सा लखनवी दबिस्तान का शायर नहीं है? तो दाग देहलवी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये दिल्ली से ताल्लुक़ इनका था।
اگلے سوال میں نواب مصطفیٰ خان شائفتہ کا تذکرہ کون سا گلشن بخار ہے؟ یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، کس کا ہے آپ کو بتانا ہے۔ تخلیق ایک پیکر تراشی ہے اور تحقیق اس کے مواد سے بحث کرتی ہے اور تنقید اس پیکر کی اچھائی یا برائی کا اظہار کرتی ہے۔ یہ قول ظہیر احمد صدیقی کا ہے۔ موازنہ انیس و دبیر، میر انیس اور مرزا دبیر کے اوپر یہ کتاب لکھی تھی شبلی نعمانی نے۔ یہ تقابلی تنقید کی یہ کتاب ہے، سب سے پہلے تقابلی مطالعہ اسی کتاب میں آپ کو ملے گا۔ الطاف حسین حالی کی نظم ہے مد و جزر اسلام، اس کی شکل مسدس ہے۔ اس پہ چونکہ یہ فرمائش پہ لکھی گئی تھی سر سید کے، تو سر سید کو اس بات کا بہت ناز تھا۔ وہ کہتے تھے کہ محشر میں خدا مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لائے ہو، تو کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوائی ہے۔ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا تصنیف ہے اور یہ خاکہ ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ دارالترجمہ کس یونیورسٹی سے وابستہ تھا؟ تو عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے۔ دیے گئے موضوع میں انشائیہ کی نوعیت کون سی ہے؟ تو خاک وطن، یہ تو نظم ہے۔ انگارے افسانوی مجموعہ ہے۔ سحر البیان یہ آپ کا مثنوی ہے۔ تو سویرے جو کل میری آنکھ کھلی یہ انشائیہ ہے۔ شبلی نعمانی نے کس کتاب کو مدلل مداحی قرار دیا ہے؟ تو حیات جاوید کو مدلل مداحی اور کتاب المناقب کہا ہے شبلی نے۔ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے خطبات احمدیہ، ٹھیک ہے۔ سر ولیم میور کی ایک کتاب تھی لائف آف محمد، جس میں حضور پاک پر کچھ اعتراض کیے گئے تھے، اس کے جواب میں سر سید نے لکھی تھی۔ اس میں 12 خطبے تھے۔ انگریزی میں سب سے پہلے یہ شائع ہوئی تھی۔ دیہی زندگی پر کس نے افسانے لکھے؟ تو منشی پریم چند نے۔ ہم نفسانے رافتہ یہ خاکوں کا مجموعہ ہے رشید احمد صدیقی کا۔ رشید احمد صدیقی کا ایک مشہور خاکہ کندن ہے جو کہ اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اگلا سوال کے نیچے شعر میں کون سی صنعت ہے؟ خط بڑھا زلفیں بڑھیں، کاکل بڑھے گیسو بڑھے، حسن کی سرکار میں جتنے بڑے ہندو بڑھے۔ تو اس میں کون سی صنعت ہے؟ صنعت مرات النظیر ہے۔ جمالیاتی تنقید کس ناقد سے منسوب ہے؟ تو اس کا بھی میرے خیال سے جواب غلط چھپ گیا ہے، محمد حسین آزاد ہونا چاہیے تھا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کیا بڑھیں، یہاں سے سوالوں کی جو تعداد ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے جمالیاتی تنقید میں محمد حسین آزاد ہوں گے یا مجنوں گورکھپوری ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ راجستھان کے سیٹ میں پوچھا گیا، جو 26 مارچ کو پیپر تھا اس میں پوچھا گیا سوال ہے، اور یہ آفیشیل آنسر کی کا جواب ہے۔ اگر اس میں کچھ آپ لوگوں کے جواب غلط ہیں تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔